गुप्ता बाल मनोविज्ञान के साथ ग्रेड प्रथम सेमेस्टर बाल मनोविज्ञान के साथ एसजीसी के इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विकास की अवस्था जैसे शैशवावस्था और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था और आज हम शैशवावस्था के बाद जो हमारी दूसरी अवस्था है और नेक्स्ट जोन्स के अनुसार यानी बाल्यावस्था, उस अवस्था की हम लोग इस अवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। यानी बाल्यावस्था क्या है, यानी संक्षिप्त परिचय। बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या अपने कथन दिए हैं, उन चीजों को आज हम जानेंगे कुछ पॉइंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब शैशवावस्था समाप्त होती है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था यानी दूसरा जो सोपान है वह बाल्यावस्था का है, जो अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार 6 से 12 वर्ष का है। जो अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार 6 से 12 वर्ष का होता है और इस अवस्था में बालक जो होता है बहुत कुछ सीखता है। इस अवस्था में जो होता है बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और बालक बहुत कुछ सीखता है। जैसे कि बालक अब घर से केवल फैमिलियर सदस्य नहीं रह जाता है। पहले शैशवावस्था में क्या होता है कि केवल वह परिवार के बीच रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक जब नियमित रूप से विद्यालय जाने लगता है तो वह विद्यालय के संपर्क में आता है, वहाँ कुछ नई चीजों को सीखता है। उसके बाद समाज में आता है, समाज के सदस्यों के रूप में और समाज के लोगों से कुछ सीखता है। इस प्रकार अनेक तरह के परिवर्तन इस बाल्यावस्था में हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस बाल्यावस्था का उपनाम क्या क्या है। तो सबसे पहला जो उपनाम है वह हमारा है प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। हाँ दोस्तों, यह वही अवस्था है जिस अवस्था में बालक नियमित रूप से विद्यालय जाने लगता है। इसके पहले जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में भी कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनको विद्यालय भेजा जाता है लेकिन नियमित रूप से नहीं जाते हैं। लेकिन बाल्यावस्था एक ऐसा टाइम है जिसमें जो बालक होते हैं नियमित रूप से विद्यालय जाने लगते हैं, विद्यालय के संपर्क में आते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, शिक्षकों के संपर्क में आते हैं। यानी पहले उनकी जो शिक्षा चल रही थी वह उनके परिवार में चल रही थी। यानी माता क्या करता जी, जब बालक जब जन्म लेता है तो जो उसकी प्रथम पाठशाला होती है वो उसकी परिवार होती है और माता जी होती है वो प्रथम शिक्षिका होती है। लेकिन बालक जो बड़ा होता है, जब नियमित रूप से विद्यालय जाने लगता है, तब वह विद्यालय के संपर्क में आता है और विद्यालय के शिक्षकों के संपर्क में आता है और शिक्षकों से भी सीखता है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह विद्यालय को बोला भी गया है कि विद्यालय जो होता है समाज का लघु रूप होता है। जॉन डेवी का कथन है, विद्यालय जो होता है समाज का लघु रूप होता है। यानी बालक का समाजीकरण भी होने लगता है, यानी समाज संबंधी चीजों को भी बालक इसी अवस्था में सीखने लगता है। यानी इसीलिए इसको प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कहा गया। दूसरा है जीवन का निर्माणकारी काल। अभी जो होता है, हमने शैशवावस्था की बात कही दोस्तों, हम दोनों का कंपैरिजन करके चलेंगे क्योंकि जो चीजें वहां पे विकास जो हो रहा था तेजी से, यहाँ पे विकास की गति मंद होगी और उसमें क्या होगी, दृढ़ता आएगी, यानी वो चीजें स्ट्रॉन्ग बनेगी यहाँ पे बाल्यावस्था में आकर के। जबकि शैशवावस्था में क्या था, शैशवावस्था में सीखने का आदर्श काल था, जानने की तीव्र इच्छा थी, या बालक जो होता है कल्पनाओं की जगत में जीता था, या मानसिक विकास जो उसका था वह तीव्र गति से होता था। लेकिन यहाँ पे आने में, इस अवस्था में आने पे बालक का निर्माण होता है, यानी अपने जीवन के लिए बालक अब निर्माण करता है अपने जीवन को, यानी भावी जीवन के लिए बालक निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि जब बालक विद्यालय में जाएगा तो तमाम नई चीजों को सीखेगा। बालक विद्यालय से जब समाज में जाएगा, यानी बालक पहले कहाँ था, बालक शुरुआत में परिवार में था, बालक शुरुआत में परिवार में था, लेकिन परिवार से निकलने के बाद वह विद्यालय में गया और विद्यालय से जब वह समाज में जाएगा तो इन तीनों स्थितियों से गुजरने के बाद वह तमाम ऐसी चीजें होंगी जो वह नया सीखेगा और हर एक दिन नई चीजें वह सीखेगा और उसके सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि भी होगी। इसीलिए और वह खुद के लिए, भावी जीवन के लिए यानी फ्यूचर के लिए अपने आप को, स्वयं को निर्माण करेगा। इसीलिए इसको जीवन का निर्माणकारी काल भी कहा गया है।
दोस्त तीसरी जो इसकी उपनाम है जीवन का अनोखा काल। अनोखा काल देखिए, इसमें से कुछ जो उपनाम है वो कोटेशंस भी है कुछ मनोवैज्ञानिकों पर, अभी हम बता देते हैं। जीवन का अनोखा काल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें अनोखे परिवर्तन होते हैं, ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमें सहस्रावस्था में देखने के लिए नहीं मिलती है। क्योंकि ये विभिन्न स्थितियों से गुजरने के दौरान बालकों में जो परिवर्तन होते हैं वह अचानक हमको देखने के लिए मिलते हैं। बालक जब घर पे आता है तो वह अपने सामने क्या होता है, परिवार के सामने नई चीजों को बताता है, नए ज्ञान देता है कि आज हमने यह किया, आज हमने यह कार्य किया, हमने यह सीखा। तो वह अनोखा होता है परिवार के सदस्यों के लिए कि या तो हमारे बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, अच्छा लगता है लोगों को, रोज ही कुछ ना कुछ परिवर्तन बालकों में होता है, इसलिए इसको जीवन का अनोखा काल भी कहा गया है। अगला खेलने की आदत यानी गेम एज। दोस्तों इसको खेलने की आदत, इसके पहले सहस्रावस्था में खिलौनों की आदत थी, बालक जो था वो खिलौनों के साथ खेलता था। लेकिन यहाँ पे बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक जो होता है वह खेलता है, और खेलता भी कैसे है, खुद का जो खेल होता है उसका निर्माण करता है, यानी खुद के बनाए गए खेल को ही वो खेलना पसंद करता है। जैसे आपने देखा भी होगा, छोटे आप थे विद्यालयों में तो बहुत सारे चीजों को, कोई चोर राजा रानी, ऐसे तमाम प्रकार के खेल होते थे। बालक क्या करते थे, बैठ के खेलते थे, वह तमाम प्रकार के खेलों को निर्माण करते थे। हम कहते हैं कि हम लोग खेल बस जो जान रहे हैं, क्रिकेट जान गए, वॉलीबॉल जान गए, हॉकी जान, अन्य जो भी खेल होते हैं हम जानते हैं, उसको खेलते हैं। लेकिन उस समय के बालक क्या होते हैं, खुद से खेलों का निर्माण कर देते थे और खेलों को खेलते थे। जैसे अभी आप कहेंगे कि और भी इसके एग्जाम्पल है, अगर हम बताएं तो कि बालक जब पहले देखते थे कि कुछ लोगों को ताश की पत्तियां खेलते हुए, तो वह उसको खेलना चाहते थे। लेकिन घर पे क्या होते थे, जो उनके परिवार के लोग होते थे, मम्मी पापा, उनको डांटते थे कि यह अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो बच्चे क्या करते थे, उनको ललक रहती थी, हाँ, जानने की इच्छा रहती थी कि हम खेलें, यह करें, तो क्या करते थे, माचिस के डिबिये के ऊपर का काट करके ताश की पत्ती बना लेते थे। ऐसे भी खेल वह बना लेते थे और खेलते थे। और एक स्टैंड नाम का मनोवैज्ञानिक भी है, उन्होंने कहा है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो, यानी जो भी जितने भी खेल हैं शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। यानी 10 वर्ष का जो बालक होता है वो लगभग सभी खेल खेल लेता है अपने जीवन काल में। इसीलिए स्टैंड नाम के मनोवैज्ञानिक, उनका कथन है कि शायद 10 वर्ष का शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। आपने देखा भी होगा, अगर उस बालक को आप ट्रक चाहे बस बनाना हो, चाहे कोई बैलगाड़ी बनानी हो, तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि जो स्लीपर होते हैं उस स्लीपर को पहिए की तरह गोल काट करके और बहुत सारी चीजों को जोड़ करके वो नए अपना एक न्यू गाड़ी वैन तैयार कर लेता था और उसके साथ खेलता था। बहुत सारे गिल्ली डंडा हो गए, बहुत सारे खेल होते थे जो खुद निर्माण करता था बालक और खेलता था, इसीलिए इसको खेलने की आयु भी कहा गई है। अगला ये टोली की आयु है। टोली की आयु का मतलब क्या होता है, ग्रुप एज, यानी समूह की अवस्था, समूह बना के, यानी इस अवस्था में बालक अपना समूह बना लेते थे। यानी बालक जो होते थे अपना अलग समूह बनाते थे और जो बालिकाएं होती थी वो अपना ग्रुप बनाते थे। ठीक है, आपने विद्यालयों में देखा भी होगा कि पहले छोटे बच्चों का ग्रुप चलता था कि हम लोग एक साथ रहेंगे और इसको हराएंगे, लड़कियां कहती हम लोग एक साथ रहेंगे इसको हराएंगे, ऐसे। और उस ग्रुप में एक कोई लीडर रहता था और उसके बहुत सारे सदस्य रहते थे और वह एक मिलजुल कर जिसके भी जो भी काम करना रहता था वो मिलकर काम करते थे, यानी ग्रुप बनाकर भी रहते थे। बहुत समय आपने ऐसा भी देखा होगा कि उस ग्रुप का आगे बैठने के लिए होड़ लगी रहती थी कि पहले बेंच पर हम बैठेंगे। ठीक है, तो उस ग्रुप का कोई भी बालक आता था विद्यालय में और उस कक्षा में प्रवेश करता था तो क्या करता था, अपनी किताबों को अपने दोस्तों के लिए, ग्रुप के सदस्यों के लिए बैठने के लिए अपनी किताबों को बेंच पे रख देता था कि उनका सीट कवर हो गया। ये ऐसा ग्रुप चलता था और ये बाल्यकाल का जो है उनको आनंद करने वाला जो काल था, या इन चीजों को करने में वो आनंद लेते थे और इन चीजों को करने में उनको जो अनुभूति होती थी वह उनके अंदर स्पष्ट दिखाई देती थी। अगला जो दोस्तों है
मिथ्या परिपक्वता का काल। अगला जो हमारा उपनाम है वो है मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठ। परिपक्वता का मतलब क्या होता है? बड़ा होना, मैच्योरिटी। तो इस समय के, इस अवस्था के जो बालक होते थे वो झूठ मूठ का दावा करते थे कि हम बड़े हो चुके हैं। जैसे विद्यालय से आने के बाद कहते थे सभी लोग यहाँ बैठो, हम कुछ बताते हैं। मतलब कि वह यह बताना चाहते थे कि हम परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं उनसे ज्यादा जानते हैं। यानी झूठ मूठ का कोई भी नया चीज सीखते थे तो घर पे परिवार के सदस्यों को जरूर बताना चाहते थे कि आप सभी लोग बैठिए, मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं। तो झूठा यानी बड़ा होने का दिखावा करते थे इस समय, इस अवस्था में बालक। अगला है वैचारिक क्रिया की अवस्था, यानी इस समय बालक के मन में विचार उत्पन्न होते थे, यानी अपने विचारों को जाहिर करते थे। जैसे कि शैशवावस्था में जो बालक होते थे अपने विचार प्रकट नहीं कर पाते थे। जो भी उनके माता पिता, उनके परिवार के सदस्य जो भी चीज देते थे उनको ग्रहण करते थे, उनके साथ खेलते थे और वो काम करते थे। लेकिन यहाँ पे बालक विचार करना शुरू कर देता है। जैसे अगर उसके पिताजी उसको मार्केट ले गए हैं और मार्केट में बालक ने कहा कि मुझे यह चाहिए, तो अगर उसके पिताजी ने कहा नहीं बेटा अगर यह खिलौना ले लो, तो उसने कहा नहीं पिताजी मुझे यह खिलौना अच्छा लगेगा, मुझे यह चाहिए। यानी अपना विचार रखना इस अवस्था में बालक क्या करता है? शुरू कर देता है। यानी मुझे यह खाना पसंद है, मुझे यह पीना पसंद है, मुझे यह देखना पसंद है, यानी अपने विचारों को रखना इस अवस्था में शुरू कर देता है। इसलिए इसको वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा गया है। अगला है मूर्त चिंतन की अवस्था, यानी मूर्त मतलब क्या? आप प्रेजेंट देख लीजिए, वर्तमान, यानी हमारे सामने प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में जो दिखाई देता है उसी को मूर्त हम कहेंगे। इसके पहले शैशवावस्था में अमूर्त चिंतन की अवस्था थी, यानी बालक कल्पनाओं में रहता था। लेकिन यहाँ बालक जो सामने प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसी के बारे में सोचता है और वही करता है और उसी को वास्तविकता मानता है। अगला है प्रतिद्वंदात्मकता की अवस्था। देखिए प्रतिद्वंदात्मकता का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा नहीं। जैसे पहले होता क्या था कि आपस में प्रतिद्वंदी खड़े होते थे, यानी एक ही कोई कार्य है, कोई एक कार्य है और उस पे 5 लोग हैं, तो पांचों लोग को यह रहता था कि यह कार्य हम भी कर ले, यह कार्य हम भी कर ले। चाहे इस 5 लोग यह सोचते थे कि हम फर्स्ट आए, यह सोचता था कि हम फर्स्ट आए, यह सोचता था कि हम फर्स्ट आए। यानी आपस में भागदौड़ लगी रहती थी, कैसे एक दूसरे को हम नीचा दिखाएं, कैसे एक दूसरे को हराएं। यानी आपस में क्या रहती थी? कैसे एक दूसरे को हम हरा दें। तो यही अवस्था है जिस अवस्था में चाहे स्कूल हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो। स्कूल के कक्षाओं में क्या होता था कि बालक जब देखता था कि मुझसे कोई 1 नंबर ज्यादा पा गया है तो वह उसके दिमाग में बहुत सारी क्रियाएं उत्पन्न होती थी और वह सोचता था कि अगले बार इनको हम क्या करेंगे, इनको नीचे करेंगे और हम फर्स्ट आएंगे। यही प्रतिद्वंदात्मकता है, यानी दूसरे को हरा करके आगे जाना। ठीक है। अगला है शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल का मतलब क्या है? इस अवस्था में जब बालक विद्यालय जाने लगता है, और इससे पहले हम बता चुके हैं कि गुडेनफ ने कहा है कि बालक का जितना मानसिक विकास होना होता है वह 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, यानी उसका आधा 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। तो मानसिक विकास हुआ रहता है और इस समय बालक विद्यालय जाना शुरू कर देता है। तो शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि शिक्षा का आधार भी कहें तो यही है, क्योंकि यही शिक्षकों के संपर्क में आकर के बालक पहली बार विद्यालय का शिक्षा ग्रहण करता है। दोस्तों अगला जो है कुछ इसमें कुछ कोटेशंस भी हैं, आपको हम बता देते हैं। जैसे जीवन का निर्माणकारी काल है, यह किसने कहा था? अगर पूछ लिया जाए कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, यह कथन किसका है? यह सिगमंड फ्रायड का है। दोस्तों यह कथन सिगमंड फ्रायड का है। जीवन का अनोखा काल, अनोखा काल यह जो कथन है यह कॉल एंड ब्रूस का है, दोस्तों यह याद रखिएगा। अगला जो आपका यहाँ है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण का अवस्था, यह जोन्स एंड सिम्पसन का है, जोन्स एंड सिम्पसन का है कथन। यह पूछ भी सकता है
कि जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा, तो सिगमंड फ्रायड ने। जीवन का अनोखा काल किसने कहा, तो जीवन का अनोखा काल पॉल एंड ब्रूस ने। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अवस्था किसने कहा, तो जोन्स एंड सिम्पसन ने। अगला देखते हैं, कॉलसेनिक एक मनोवैज्ञानिक है, उसने क्या कहा कि बालकों को आनंद प्राप्त करने वाली कहानियों से नैतिक शिक्षा मिलती है। नैतिक शिक्षा का मतलब क्या है, बालकों में सम्मान की भावना, आदर की भावना, आज्ञा जो पालन होता है उसकी भावना, यानी उत्तम चरित्र। अगर हम कह दें कि बालकों के जो व्यवहार में जो उत्तम क्रिया अगर उत्पन्न होगी तो आनंद प्राप्त करने वाली कहानियों से होगी। इसलिए आप देखते होंगे कि जब विद्यालय में बालक प्रवेश करता है तो उसमें एक किताब ऐसा भी बनाया गया होता है जिसमें इस प्रकार की कहानियों को डाला जाता है जिससे बालक सीखता भी है और बालक का आचरण भी सही होता है। क्योंकि कॉलसेनिक ने कहा है कि इस अवस्था का जो बालक होता है, जो भी उसे कहानियां आनंद प्राप्त करने वाली होंगी उससे उसको नैतिक शिक्षा प्राप्त होगी। किलपैट्रिक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। अभी हमने बताया कि चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो विद्यालय हो, हमेशा हम प्रतिद्वंदात्मक की स्थिति में रहेंगे। यानी हम चाहेंगे कि हम सबसे आगे रहें, सबसे तेज रहें और सबसे फास्ट रहें। ठीक है। स्टैन, देखिए अभी बता भी चुके हैं, स्टैन नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा भी है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशंस है दोस्तों, कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता। यानी अपने जीवन में जितने भी खेल होते हैं एक बालक के लिए, वो शायद 10 वर्ष का जो बालक होता है लगभग सभी खेल खेल लेता है। यह आगे कुछ आपके लिए क्वेश्चंस है कि बाल्यावस्था की अवधि है, तो अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था तो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक हो जाएगा इसकी अवधि। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन किसका है, तो यह कथन हम बताए हैं कि कोल एंड ब्रूस का है। दोस्तों यह था बाल्यावस्था का एक संक्षिप्त परिचय आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और भी कुछ पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे। इसी के साथ आज के वीडियो के लिए आप सभी को धन्यवाद।